सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का एक अगला टॉपिक विंड, ओशन और साइक्लोन्स को करने वाले हैं। विंड, साइक्लोन और ओशन करेंट्स यानी कि पवन, चक्रवात और महासागरीय जलधाराएं। तो ये हिंदी का माइंड मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर जैसा भी है। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे रिगार्डिंग कि सर प्रिंटेबल फॉर्मेट में और बिना एनोटेशंस के साथ दे दीजिए, तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों का सीजल का नोटिफिकेशन भी आने वाला है वैसे तो, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि हवा चलती क्यों है। हवा चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी कि दाब में अंतर की वजह से हवा चलती है, विंड ब्लो करती है। अब दाब में अंतर आता क्यों है, तो दाब में अंतर आता है डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। डिफरेंशियल हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि सन जो है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट सरफेस नहीं है, अलग अलग जो सरफेस हैं, और प्लस साथ ही साथ वो इंक्लाइंड भी अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री और अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री 66.5, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसमें हर जगह सेम इंसुलेशन आपको रिसीव नहीं होता है। ये वैसे कहीं पे ज़्यादा हीटिंग होती है, कहीं पे कम हीटिंग होती है। जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होती है, ध्यान रखना, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी तो वहाँ की हवा भी गर्म होगी, और गर्म हवा यानी कि वार्म एयर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा राइज करती है। जहाँ पर कम हीटिंग होगी वहाँ की एयर थोड़ी सी कोल्डर होगी, और ठंडी हवा की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंक करती है। तो कोई चीज़ जब ऊपर उठ गई तो यहाँ पर प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं बचा, तो लो प्रेशर। यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर दब रही है, यानी कि वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। बस चल गई हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही हमेशा विंड ब्लो करती है। क्लियर, ये चीज़ ये समझ गया आप। अब ये जो चीज़ें हैं वो अगर मैं यहाँ से आपको समझाने बैठ गया तो आप फिर यही बोलेंगे, हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हुआ ये हवा कहाँ से चला। तो भाई यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले, ठीक है। ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे अगर अगर आपको पता है, समझे हुए पहले जो मैंने आपको समझा रखी है सारी सेल वगैरह, तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये क्या है, आपका इक्वेटर है ना, यानी आपका भूमध्य रेखा है। होता क्या है कि जो ये इक्वेटर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीटिंग होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। ये पोल्स हैं, यहाँ पर यहाँ से ज़्यादा तो हाई प्रेशर कहीं बन नहीं सकता, यहाँ से ज़्यादा तो ठंडी कहीं पड़ नहीं सकती, तो यहाँ पर हाई प्रेशर। होता क्या कि यहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होती है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। तो एक यहाँ पर जाएगा एक सेल, और एक सेल यहाँ पर इस तरह से ब्लो करेगा, ठीक। हम नदर्न हेमिस्फीयर का पढ़ेंगे ऊपर की ओर, वही सेम चीज़ें सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी अप्लाई करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एयर सबसाइड कर रही है, तो ये वाला जो जोन है ये आपका हाई प्रेशर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर सबसाइड कर रही है, और इसको बोलते हैं, हिंदी वाले देखते रहेंगे अपना, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यार ठंडी हवा, ये तो राइज नहीं करेगी, ये तो क्या करेगी, ये तो ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। ब्लू से ड्रॉ करते हैं, चलती रहेगी इस तरह से। और जब एक पॉइंट आएगा कि भाई ये हल्की हल्की गर्म हो जाएगी, ठीक है, नीचे चलते चलते, अब ये राइज करेगी। अब ये यहाँ पर राइज करेगी, इस तरह से ये पूरा सेल बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बेल्ट देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे, क्योंकि राइज किया है तो सब पोलार लो, क्योंकि राइज किया है, ऊपर उठा है, तो इसको सब पोलार लो बोल देते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड चलेगी। इसको थोड़ा चाहें तो आप और ऊपर कर सकते हैं, तो दैट और बेटर तरीके से हमें समझ में आए, ठीक है। इसको हम और ऊपर की इधर की ओर करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया हमारा व्हाट, सब ट्रॉपिकल हाई, ये वाला। और अगर इसको आप और थोड़ा सा नीचे लाना चाहें तो आप इसको इस तरह से ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब पोलर लो। अब यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हाई प्रेशर, ये क्या है, रिलेटिवली लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। अब अगर आपके मन में इस तरह के डाउट आ रहे हैं, सर ये तो ठंडा होगा, यहाँ पर यहाँ से ज़्यादा तो ऊपर ठंडा होगा, तो भाई वो इतनी डेप्थ में अगर पता है तो ठीक है, और अगर डाउट आ रहा है तो रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि उसमें या ये रिवीजन टाइप लेक्चर्स हैं। यहाँ पर मैं डेप्थ में आपको नहीं जा सकता हूँ कि भाई यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है, कि भाई यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कंपैरिजन में बहुत ठंडा होगा, लेकिन हम यहाँ पर डील कर रहे हैं इस लोकल लेवल पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इस वजह से सब पोलार लो है, और यहाँ पर आपका बनेगा सब ट्रॉपिकल हाई। अब विंड जो चलती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरह से विंड चलेगी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर रोल में आएगा एक फोर्स जिसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। ये कॉरियोलिस फोर्स जो है क्या करता है, ये चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ये चीज़ों को मोड़ देता है। क्यों मोड़ देता है? पहली बात तो ये ओरिजिनेट क्यों होता है, तो इसका जो मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन है
दैट इज़ अर्थ का रोटेशन। ये पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी वजह से ये ओरिजिनेट होता है। अब ये फोर्स क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में ने उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हवा हो सकती है, वो अभी हम देखेंगे समुद्र का पानी हो सकता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारे नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होने वाली है, यानी इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये विंड, ठीक है। और इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में वो नहीं होगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर रोल में आएगा और ये चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देगा। अब जब राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसी तरह से यहाँ पर भी यार हाई प्रेशर बना होगा, क्योंकि सेम चीज़ मैंने बताया, सेम चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही होगी। तो यहाँ पर विंड इस तरह से चलेगी, लेकिन जब विंड इस तरह से चल रही होगी, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से। तो क्या मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ पूरा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपकी विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। तो ये जो विंड है, इनको विंड का जो नाम पड़ता है वो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। तो ये क्या कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, तो इनको बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज। ये ऐसे चल रही हैं तो इनको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्लीज, ठीक है। ये जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज का मिलन होता है उस जोन को हम बोलते हैं क्या, उस जोन को हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक। अब यहाँ पर भी विंड चलाइए, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। अब क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है तो चीज़ें राइट की ओर, ये जो विंड है राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। इसी तरह यहाँ पे भी आपकी क्या चलेंगी, वेस्टर्लीज चलेंगे इस तरह से। अब वो पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वेस्टर्लीज, यहाँ से हाई से लो की वजह से इस तरह से चलेंगे, लेकिन राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर पोलर ईस्टर्लीज चलेंगी। इसी तरह यहाँ पर भी आपकी चलेंगी क्या, पोलर ईस्टर्लीज। तो ये हो जाएंगी आपकी पोलर ईस्टर्लीज जो पोल्स पे चलेंगी, क्योंकि ईस्ट की तरफ से चल रही हैं। ये हो जाएंगी वेस्टर्लीज, और वो भी हो जाएंगी वेस्टर्लीज क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से ये चल रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये चीज़ का रखिएगा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं और जो साउथ ईस्टर्लीज हैं, इनको कलेक्टिवली हम व्यापारिक पवनें, दैट इज ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको कि जो वेस्टर्लीज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत स्पीड से ब्लो होती हैं, बहुत स्पीड से चलती हैं। कारण ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास यानी भूभाग कम है, तो उनको फ्रिक्शन कम ऑब्जर्व होता है, उतना ज़्यादा घर्षण नहीं लगता है, तो बहुत स्पीड से चलती है। हमने देखा होगा खुले मैदान में तेज़ हवा चलती है, या फिर जहाँ पे घर वर बने होते हैं तो खुले मैदान पे, तो इसी वजह से इनको हम सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज हैं उनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s ये बोल देते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में चलती हैं। 40s का मतलब है जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो चल रही हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ ना। इसी जोन को, जो इक्वेटर के पास वाला जोन है, इसको हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। डोल्ड्रम यहाँ पर रिलेटिवली वीक रहता है मामला, यानी कि उतने ज़्यादा हवाएं वगैरह नहीं चलती हैं। ध्यान रखना इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, इक्वेटर पे ये ज़ीरो होता है। और जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते जाओगे या नीचे जाते जाओगे, यानी पोल्स की तरफ जाते जाओगे, तो ये बढ़ता जाएगा और पोल्स पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है। इक्वेटर पे ज़ीरो, पोल्स पे मैक्सिमम, यानी हर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पे ये बढ़ता जाएगा। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये विंड आपकी सबसाइड कर रही हैं, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको क्या बोल रहे थे, सब ट्रॉपिकल हाई बोल रहे थे। और ये हॉर्स लैटिट्यूड कौन सी डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में अगर हम देखें तो रफली 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, और वैसे यहाँ पर भी 30 से 35 डिग्री साउथ। जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे भी होगी, ठीक है। जैसे हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पर है तो हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पे भी होंगे। तो ये डोल्ड्रम हो गया, ये हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, और इसी जोन को हम ITCZ बोल देते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। इसकी ज़रूरत फिर से हमें पड़ेगी जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे जब मानसून आएगा तो वहाँ पर ITCZ का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ITCZ कोई फिक्स नहीं होता है कि बस यहीं इक्वेटर के आसपास है। ये सन के मूवमेंट, सन के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट करता रहता है अपनी पोजीशन। जब ये, जैसे आप अभी का टाइम क्या चल रहा है, जून महीने का टाइम चल रहा है, तो पता है कहाँ होगा ये अभी कुछ यहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। फिर दिसंबर के टाइम पे ये कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होगा। तो ये अपना इस तरह से मूवमेंट करता रहता है। यानी ये जोन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कि कुछ इस तरह का मैं इसको जोन को ड्रॉ कर सकता हूँ, ITCZ को। क्लियर रहती चीज़ कि क्या है, हमारी ट्रेड विंड है नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्लीज,
और वेस्टर्लीज रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s। द लास्ट थिंग इज कि यहाँ पर ये जो सेल बनती है पूरा, यहाँ से हवा उठी, यहाँ पर सबसाइड करी, हवा उठी सबसाइड करी, इसको बोलते हैं हेडली सेल। इसको बोलते हैं हेडली सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर सेल। और ये जो बीच में बन गई, इसको एक तरह से मैकेनिकल सेल बोला जाता है, जो अपने आप बन गई, क्योंकि यहाँ पर यहाँ सब साइड कर गई, यहाँ से ये उठी और वो चली गई, ये अपने आप बन गया मैकेनिकल सेल। इसको बोलते हैं फेरल सेल। हेडली सेल, फेरल सेल, यानी कि इक्वेटर के नज़दीक है हेडली, यहाँ हेडली है, यहाँ भी हेडली होगा, यहाँ फेरल है, यहाँ भी फेरल होगा, यहाँ पोलर है, यहाँ भी पोलर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो, हेडली, ठीक है, फेरल, पोलर, हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के, ITCZ ये जोन है, डोल्ड्रम एंड एवरीथिंग, वही ये सारी चीज़ें यहाँ पर, वही हाई प्रेशर लो प्रेशर जो मैंने आपको समझाया, सब कुछ लिखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है। आइसोबार क्या होते हैं, वाटर आइसोबार? आइसोबार जिनको हम बोलेंगे सम, क्या बोलेंगे हिंदी में, सम भार, समदाब, समदाब जो रेखा है, ठीक है। तो समदाब आप देख सकते हैं यहाँ पर, समदाब रेखा है ना। तो जो समदाब रेखा है वो क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हैं जिनका कि सेम प्रेशर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जैसे हमारी अर्थ है, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि जैसे लैटिट्यूड जो आइसोबार होते हैं, ध्यान रखना, दे आर समवॉट पैरेलल टू लैटिट्यूड्स। पैरेलल टू लैटिट्यूड्स क्यों हैं? क्योंकि यार ये खुद समझो है कि जो जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही होगी उतनी गर्मी यहाँ थोड़ी ना पड़ रही होगी, यहाँ पड़ रही होगी इक्वेटर के आसपास इधर उधर। तो ये जो लाइन है इस तरह की, उसको आइसोबार बोलेंगे। जो यहाँ पर हीट पड़ रही है वो पोल्स के पास कैसे पड़ सकती है? तो जो यहाँ जितनी गर्मी होगी, गर्मी क्यों मैं चिल्ला रहा हूँ, गर्मी आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं क्या भाई? आइसोथर्म भी पैरेलल ही होते हैं लैटिट्यूड के, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आइसोबार की। तो टेम्परेचर और प्रेशर का लेना देना है आपस में। कैसे लेना देना है कि भाई जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ ही प्रेशर होगा। तो जो यहाँ प्रेशर होगा वही आसपास यहाँ भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जो आइसोबार है समवॉट इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। आइसोथर्म क्या होते हैं? वो लाइन्स होती हैं जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हैं जिनका कि सेम टेम्परेचर है, तापमान उनका सेम है। अब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं, जिनको भूगर्भिक पवनें बोलते हैं हिंदी में। तो ये वो विंड्स होती हैं जो आइसोबार के पैरेलल ब्लो होती हैं। अब ध्यान से समझिएगा जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आइसोबार पैरेलल लैटिट्यूड के, हवा चलती प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ जैसे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ पर पता है क्या क्रिएट होगा? एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होगा, PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवा इस तरह से चलेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर मतलब ट्रोपोपॉज के पास हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ऊपर जाएंगे तो आपको पता है वहाँ पर इस तरह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो मिलेगा नहीं विंड्स को कोई रोकने वाला, तो वो बहुत भयंकर स्पीड में चलेंगी। कॉरियोलिस फोर्स, अब पता है जो कॉरियोलिस फोर्स होता है वो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, प्लस विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से मियांडर करने लगती हैं विंड्स। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अब हवा तो इस तरह से चलनी चाहिए, हवा तो ऐसे ही चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? बताइए भाइयों बहनों, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो इस तरह से चलेंगी विंड्स, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ऐसे ही होता है भाई। प्रेशर यहाँ थोड़ी ना डिफरेंस हो जाएगा, ये तो सेम प्रेशर में होंगे ना, तो प्रेशर डिफरेंस तो ऐसे होगा ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो हवा ऐसे चलेगी ना। तो ऊपर जब जाओगे तो कॉरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है? चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर हवा इस तरह से चल रही है, हवा जब इस तरह से चल रही है तो डिफ्लेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आइसोबार के पैरेलल ही ब्लो होने लगेगी। आइसोबार ऐसे हैं, विंड ऐसे चल रही है, कॉरियोलिस फोर्स इतना ज़्यादा लगा कि वो विंड जो है आइसोबार के पैरेलल ही ब्लो करने लगी। उनको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ठीक। अब ये है हमारी लोकल विंड्स। अभी अब जो हम देख रहे थे वो परमानेंट, जैसे कि परमानेंट विंड थी। वो परमानेंट विंड में जैसे ट्रेड विंड थी वो नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, जहाँ मिल रही थी YTCZ, और वेस्टर्लीज थी, पोलर ईस्टर्लीज थी, जो कि पूरे एक तरह से हमारे प्लानट को कवर करती हैं। लेकिन कुछ होती हैं हमारी लोकल विंड्स जो लोकल लेवल पर होती हैं, जैसे इंडिया में लू जो गर्मियों के टाइम पे चलती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में चलती है लू, या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पार्ट से। तो यहाँ पर है सैंटा आना और चिनूक, दोनों वार्म विंड से। चिनूक को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि गर्म हवा है तो ये स्नो जो है यहाँ की बर्फ़ उसको पिघला देता है, ठीक है। देन ब्लिजार्ड, ये तो कोल्ड विंड है आपका ब्लिजार्ड, ठीक है, ठंडा बर्फीला तूफान होता है ये।
पैम्पेरो यहाँ याद करना और कुछ नहीं याद करना। पैम्पेरो आपको ये जो अर्जेंटीना है, आपको पता है ये चिली है और ये अर्जेंटीना है, तो पैम्पेरो यहाँ पे ब्लो होती है। देन यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में ध्यान रखना, ये आपको नहीं याद करना, यहाँ पर 3 पवने याद करनी है, 3 विंड्स याद करनी है। तो ये हरमट्टन, हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। ये कहाँ ब्लो हो रही है, ये गल्फ ऑफ गिनिया है, गल्फ ऑफ गिनिया। सिरोक्को ऊपर जा रही मेडिटेरियन सी के पास, खमसिन भी यहीं पे जा रही इधर की ओर, इजिप्ट की ओर ब्लो रही। खमसिन इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के पास, सिरोक्को भी मेडिटेरियन सी के पास, लेकिन खमसिन गल्फ ऑफ गिनिया में जा रही है। ठीक है, सब गर्म है, सब गर्म है। सिरोक्को जो है ब्लड रेन कॉज करती है। क्या कॉज करती है, ब्लड रेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट। अब उससे क्या लेती है, मिट्टी विट्टी लेती है और यहाँ से मतलब बारिश करती है यहाँ से पानी लेने के बाद, तो थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है इसलिए। देन बोरा है, यहाँ मिस्त्राल है, दोनों ठंडी हवाएं हैं, दोनों कोल्ड विंड है, बोरा मिस्त्राल। ठीक, फोन जो ब्लो हो रही है सदर्न आल्प्स में, यहाँ पर आल्प्स माउंटेन देखने को मिलेंगे जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये जो फोन विंड है ये आपकी वार्म विंड है। बोरा मिस्त्राल आपकी कोल्ड है और फोन आपकी वार्म विंड है। बाकी और कुछ यहाँ पर नहीं याद करना आपको। लू देख लिया है और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर याद रखना है बस, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं, और ये हमारी लोकल विंड्स के ही टाइप हैं, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो होता क्या है कि जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर कि जो लैंड होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी हीट अप हो जाता है, जल्दी कूल डाउन हो जाता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो मान लेते हैं दिन का समय है, अब दिन का समय है तो ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो रिलेटिवली यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, रिलेटिव हाई प्रेशर होगा। हवा चलती हाई से लो, तो हवा चलती हाई से लो, तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज। क्यों, क्योंकि हवा का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। अब हवा इधर को जा रही है, वेस्ट साइड को जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है, तो हम लैंड ब्रीज नहीं बोलेंगे, हम कहाँ से आ रही है। जैसे कि हम इसको क्या बोले थे, जो ऐसे विंड आ रही थी, नॉर्थ ईस्टर्ली। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, कहाँ को जा रही है उससे मैटर नहीं करता है। तो ये सी ब्रीज हो गई। रात के समय उल्टा हो जाएगा, रात के समय हमें पता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट बजट मेंटेन करने के लिए, तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जल्दी से अब कूल डाउन भी कौन होगा, अर्थ ही कूल डाउन होगा, यानी कि यह जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी कि ठंडा मतलब हाई प्रेशर, धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी लो प्रेशर, हाई से लो, यानी कि लैंड ब्रीज। क्लियर है। अब आते हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन पे, यानी कि चक्रवात अक्रवात थोड़े से बना देते हैं, उसके बाद ओशन करंट एंड देन खत्म। देखो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन होता है घर 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 घर, यही होता है साइक्लोन, और तो कुछ होता नहीं। चक्रवात चक्री की तरह घूम रहा है, तो साइक्लोन हो गया। अब साइक्लोन ध्यान रखना 2 तरह के होते हैं। साइक्लोन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होगा ट्रॉपिकल और एक होगा टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया में जो साइक्लोन आ रहे हैं ट्रॉपिकल, और ये वाला जो एरिया है ये टेम्परेट एरिया है, ये टेम्परेट एरिया है, नॉर्दर्न टेम्परेट, सदर्न टेम्परेट। और आपको पता है इक्वेटर वाली ये वाले जोन को क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, याद है ना आपको। तो ये हो गया आपका टेम्परेट, ये हो गया ट्रॉपिकल। तो यहाँ जो आ रहे हैं ट्रॉपिकल, जो यहाँ आ रहे हैं वो टेम्परेट होंगे आपके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब साइक्लोन, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वो लिखवा देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रॉपिकल लिख लिया यहाँ हेडिंग, यहाँ डाला टेम्परेट, ठीक है। अब अंतर ये होता है कि जो ट्रॉपिकल वाले आते हैं ये सिर्फ समुद्र में आते हैं, पानी में आते हैं, ये लैंड और सी दोनों में आ जाते हैं। ये आते हैं हीटिंग की वजह से, क्योंकि समुद्र हीट हो गया, गर्म हो गया। ये आते हैं फ्रंटल फॉर्मेशन की वजह से, फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है अभी आपको बताएंगे, ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन चलता है ईस्ट से वेस्ट। क्यों चलता है ईस्ट से वेस्ट वो भी समझ लो। अभी हमने पढ़ा कि ऐसे ईस्टर्लीज चलती है यहाँ पर, कहाँ पर, ट्रॉपिकल एरिया में। तो जो भी साइक्लोन यहाँ बनेगा वो हवा उसको इधर ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएंगी, और यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती हैं तो यहाँ पर जो साइक्लोन बनेंगे उनको वेस्ट टू ईस्ट की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ये जो होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, ये लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, एंड ये काफ़ी डिज़ास्ट्रस होते हैं। डिज़ास्ट्रस ये होते, डिज़ास्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में डिफरेंस हो गया। बाकी तो वो है ही है कि हाँ वो ट्रॉपिकल एरिया बनेंगे, वो टेम्परेट एरिया बनेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे टेम्परेट साइक्लोन। ऑलराइट, टेम्परेट यहाँ लिखा नहीं है क्या,
हाँ लिखा नहीं है, चलो मैं वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, और मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए पहले बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? पहली बात तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए? तो इसको चाहिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चाहिए, ठीक है। कोरलेस फोर्स चाहिए, क्यों? ये जो घर घर घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है? कोरलेस फोर्स की वजह से। तो घूमेगा नहीं तो फिर कोरलेस फोर्स नहीं होगा तो घूमेगा कैसे? स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, ऐसा नहीं कि वो घर घर घूम रहा है, यहाँ से विंड ऊपर आ रही है लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरह से वर्टिकल विंड चल रही है और साइक्लोन को फॉर्म ही नहीं होने दे रही, क्योंकि जब साइक्लोन इस तरह से बनता है, यहाँ पर आप देखिए, साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर ग्राउंड बनता है। मैंने बोला साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर ग्राउंड बनता है। अब ये मत तुम बुद्धि लगाना कि सर टेम्परेट वाला कि ट्रॉपिकल वाला। साइक्लोन मतलब साइक्लोन, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनेगा। अराउंड हाई प्रेशर होता है उसके, तो हवा हमेशा बाहर की ओर निकलेगी, हवा हमेशा बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। अब जब साइक्लोन बनता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा, तो इस तरह से कुछ बनता है, इस तरह से। हाँ, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेंट्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पर काम कंडीशंस होती हैं, शांत होती है, यहाँ पर नो क्लाउड फॉर्मेशन, कोई बादल नहीं बनता है। तो ये जब कोस्ट में हिट करेगा, आपने सुना होगा कि चक्रवात आया, बारिश हुई, लेकिन 2 दिन के लिए बारिश, 1 दिन के लिए बारिश रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उसका आई वाला हिस्सा हो गया। लोग सोचे चलो बारिश रुक गई, लो भैया, फिर ये वाला पार्ट आ गया, फिर बारिश होने लगी, ठीक है। तो आई जो होता है वो काम और नो क्लाउड वाला कंडीशन होता है, और इसके अराउंड, आई के अराउंड आई वॉल होता है, आई वॉल होता है, जहाँ पर विंड ऊपर की ओर उठेगी और यहाँ पर बनेंगे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। कहाँ लिखा हुआ है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जो कि बहुत भयंकर रेन और थंडर स्टॉर्म लाते हैं। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स आर द क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। इनका हो सकता है आपने लिटिल बॉय में क्वेश्चन भी लगाया हो, एटमॉस्फेयर चैप्टर में क्लाउड वाला टॉपिक आया होगा, तो वहाँ पर एनुअल टॉप टाइप आया हुआ कुछ, एनुअल टॉप। एनुअल टॉप क्या होता है? तो इन क्लाउड का एनुअल टॉप होता है इस तरह का, कुछ इस तरह का, इसको बोलते हैं एनुअल टॉप, इस तरह का। जैसे जूता उता मोची से सिलवाए हो तो वो नहीं होता है, उसका जो रखा रहता है, जो मोची रखे रहता है, तो वो एनुअल ही वो होता है, एनुअल शेप्ड होता है वो, तो ये होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गया कि लो प्रेशर ग्राउंड बनता है और इस तरह से विंड बाहर की ओर, सॉरी अंदर की ओर आएगी। मैं आई थिंक गलती से मैंने बाहर की ओर बोल दिया, और वैसी बात है हाई से लो चलती है, तो अंदर की ओर आएगी, बाहर की ओर निकलेगी एंटी साइक्लोन में, वो भी अभी देखेंगे। तो इसके ऐसे होता क्या है ना, ज़्यादा तुम इसमें घुमाव में मत पड़ो, ये ध्यान रखना, साइक्लोन बी ट्रॉपिकल और टेम्परेट, बी ट्रॉपिकल और टेम्परेट, साइक्लोन घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमेस्फेयर, तो सदर्न हेमेस्फेयर में ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज घूमेंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर नदर्न में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है तो सदर्न में क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा। और अगर चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो एंटी साइक्लोन के बारे में आप समझ लो, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी एक कंडीशन है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, इसके फॉर्मेशन के लिए। एंटी साइक्लोन हमेशा हाई प्रेशर के अराउंड बनता है, उच्च दाब के अराउंड। तो यहाँ उच्च दाब है, अराउंड निम्न दाब है, तो विंड इधर की ओर चलेंगी। फिर क्या होगा? कॉर्लिस फोर्स बोलेगा भैया ये नदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर हम चीज़ों को राइट को डिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब ये क्या होगा? ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमेगा नदर्न हेमिस्फीयर में। सर कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं होगा, बस एक चीज़ तुम याद रखो कि जो साइक्लोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा। अब साइक्लोन का एंटी आ गया, तो साइक्लोन का एंटी आ गया, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, और अगर नदर्न में क्लॉकवाइज है तो सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बस एक याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। ये हो गई एंटी साइक्लोन की कहानी। ध्यान ये रखना कि जब साइक्लोन आता है तो बहुत भयंकर भीषण बारिश, ये तूफान आंधी सब कुछ होता है। एंटी साइक्लोन में एकदम काम कंडीशंस, एकदम क्लियर वेदर होता है, काम कंडीशंस और एकदम क्लियर वेदर होता है इसमें। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चाहे उस देखो ट्रॉपिकल वाला तो बहुत भयंकर बारिश तबाही मचेगी, टेम्परेट में क्या होता है थोड़ा बहुत होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फ्रंटोजेनेसिस कैसे बनते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या चीज़ होती है? तो फ्रंटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, बट व्हाट आर फ्रंट? तो जब वार्म एयर मास, जब एक गर्म हवा का मिलन होता है ठंडी हवा से, कोल्ड एयर मास मीट्स वार्म एयर मास, तो फॉर्मेशन होता है फ्रंट का। अब अगर गर्म हवा जा रही है ठंडी के पास तो उसको बोलेंगे वार्म एयर फ्रंट। अगर ठंडी हवा जा रही है गर्म हवा के पास तो उसको बोलेंगे
कोल्ड एयर फ्रंट। ध्यान हमेशा ये रखना कि चाहे कोई भी किसी के पास जाए, चाहे गरम ठंडी के पास जाए, चाहे ठंडी गरम के पास जाए, गरम को ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी ऊपर नहीं उठ सकती है। और जो गरम ऊपर उठेगी उसी की वजह से क्या होगा, उसी की वजह से होगा क्लाउड का फॉर्मेशन, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठी क्योंकि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। सर किस तरह क्लाउड बनेंगे, तो इसमें क्यूमुलोनिम्बस, इस केस में तो क्यूमुलोनिम्बस बनते हैं, और यहाँ पर दो तरह के बनते हैं। एक तो मतलब यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि धीरे 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 उठेगी, तो यहाँ पर क्या है, लेयर के फॉर्म में क्लाउड बनेंगे। तो जनरली आपको स्ट्रेटो फॉर्म के जो क्लाउड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब जो लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं। बाकी तो इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा। अगर कभी पूछ ले ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, तो ऑक्लूडेड फ्रंट वो फ्रंट होता है जहाँ पर ठंडी हवा जब गर्म हवा को आ रही है और पूरी तरह से उठा दिया। अगर मिलन हुआ है अभी तो कोल्ड एयर फ्रंट, पूरी तरह से उठा दिया, अब गर्म हवा कुछ नीचे बची नहीं, ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं उसको। समझ में आई बात? बात थोड़े ऊंचे लेवल की। डिफरेंट नेम्स पे आते हैं, साइक्लोन के अलग अलग नाम क्या होते हैं, तो अलग। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साइक्लोन होते हैं हर जगह बनते हैं, लेकिन साइक्लोन जो है फॉर्म इन एवरी सी एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है एक तो साउथ अटलांटिक, जो साउथ अटलांटिक है ना वहाँ पर, और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक। अभी तक एसएससी ने तो ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन हाँ सीरियस में आ चुका है। चलो, तो अगर हम बात करेंगे तो इंडियन ओशन में साइक्लोन के नाम से जानते हैं, हमने कुछ अलग से नामकरण नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक में दैट इज़ जो आपका साउथ चाइना सी है, दैट इज़ जापान, फिलीपींस एंड साउथ ईस्टर्न चाइना, वहाँ पर आपको टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। अटलांटिक ओशन में हरिकेन, साउथ अटलांटिक में उतने नहीं आते हैं साइक्लोन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको याद कितना हुआ कितना नहीं हुआ। साइक्लोन की कहानी खत्म, अब आते हैं ओशन करंट, महासागरीय जलधाराएं। तो सबसे पहले महासागर जलधाराएं होती क्या हैं, तो करंट क्या होता है? करंट होता है सर, जो करंट लग जाता है तो मतलब झंझनाहट हो जाती है, तो ये करंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओशन करंट इज फ्लो ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन का जब वाटर है जब फ्लो करता है तो उसको ओशन करंट बोलते हैं। अब ओशन का वाटर को हम दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं, तो सरफेस वाटर और एक डीप सी वाटर। सरफेस वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ पूरा पानी जो होता है समुद्र का, उसमें से सरफेस वाला 10% और डीप सी 90%। नाउ हे गाइस, यहाँ पर आओ गाइस, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र है। समुद्र में ध्यान रखना कि एक ऐसी लाइन आती है जहाँ से टेम्परेचर एकदम सडन ड्रॉप होता है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। उसको क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर एकदम सडन डिक्रीज होता है। और ऐसी लाइन जहाँ से सैलिनिटी एकदम से इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। याद रहेगा, ये जो लाइन होती है लगभग आपको 1000 मीटर के अराउंड देखने को मिलती है, थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए। एंड एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग ओशन सैलिनिटी, कि हम किस वाटर को सलाइन बोलते हैं। तो जब कोई वाटर में की सैलिनिटी 27 पार्ट्स 1000, ठीक है, पार्ट्स पर 1000 होती है। एनसीईआरटी में आपका 24.7 दिया हुआ है डेटा। अब जैसे कि जो लेक वॉन है टर्की में, ध्यान रखिएगा, जो लेक वॉन है टर्की में उसकी सैलिनिटी 330 पार्ट पर 1000 है, यानी कि 330 ग्राम सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। डेड सी की अगर बात करेंगे, डेड सी जो कि आप देखेंगे इजराइल जॉर्डन के आसपास आपको देखने को मिलेगा 238। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इनकी सैलिनिटी। खैर, अब ये मोशन करंट पे आते हैं, तो चलते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? तो चलते हैं ये तो जो सन की डिफरेंशियल हीटिंग होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है इक्वेटर के आसपास, यहाँ पर उतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर की तरह वार्म वाटर भी ऊपर की तरफ उठता है, कोल्ड जो वाटर होता है सिंक होता है, तो हल्का सा ग्रेडियंट क्रिएट होता है, स्लोप क्रिएट होता है। हवाएं चलाती हैं, हवाओं का रोल मेनली जो सरफेस वाटर को चलाने में होता है। पानी तो पूरा चलता है ऊपर से नीचे तक, लेकिन सरफेस वाटर ज़्यादा जल्दी तेज चलता है क्योंकि विंड का उसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है। कोरलिस फोर्स इनको घुमाती हैं, आप देख लो ये जो घूम रहे हैं इस तरह से जो इनका घुमाव हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इनका, ठीक है, मतलब कि जो घूम रहे हैं वो कोरलिस फोर्स की वजह से घूम रही है। डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है। डेंसिटी डिफरेंस मतलब जो आपका यहाँ पर कोल्ड वाटर होगा, अब कोल्ड वाटर जो होता है वो ज़्यादा उसमें डेंसिटी होती है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सलाइन होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो उसकी वजह से भी डेंसिटी डिफरेंस होगा, तो ग्रेडियंट क्रिएट होगा और वो मूव करेगा। और कहीं ना कहीं कोस्टलाइन जो होता है उसका रोल सिर्फ डिफ्लेक्ट करने में होता है, मूवमेंट में नहीं होता है। ठीक है, पहला सवाल तो ये कि चलता क्यों है, तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सन।
कुरलिस फोर्स, देन डेंसिटी डिफरेंस, ये हमने पढ़ा, ठीक है, एंड विंड। देन दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से वार्म कौन सा है, कोल्ड कौन सा है। तो उसको याद करने के लिए हमारी जो ट्रिक है, दैट इज़, कहाँ है ट्रिक, कहाँ है, कहीं नहीं है क्या। तो ट्रिक हमने पढ़ी थी बीपी कंपनी ने, ठीक है, आपकी फारपेन में लिखी भी होगी जिन लोगों के पास है, कि बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला, गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में। तो हमने कैसे याद किया था, बी से है बेंगुला। तो बेंगुला को देखते हैं, ये बेंगुला, ठीक है। कोल्ड करंट, कोल्ड करंट जो है हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, पोल से इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा गर्म वाला, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर गर्म है तो गर्म ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ठंडे इलाकों में, और ठंडे इलाकों से ठंडा करंट आएगा गर्म इलाकों में। तो बी से बेंगोला, पी से पेरू जिसको हम बोल्ट के नाम से भी जानते हैं, जी से गल्फ स्ट्रीम। और बाकी यहाँ पर आप जब लिटिल बॉय में क्वेश्चन लगाओगे तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चन मिले यहाँ पर पेरू करंट एंड अल नीनो से, तो अल नीनो वाले क्वेश्चन को छोड़ देना भी, बिकॉज जब मानसून पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ाऊंगा अल नीनो और पेरू करंट का लिंकेज, ठीक है। तो जी से आपका गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ओ से हो जाएगा यहाँ पर ओयाशियो, ये सब ठंडे करंट है, सब ठंडे करंट है, ठीक है। एल से हो जाएगा लैब्राडोर, लैब्राडोर ऊपर से आ रहा है। एफ से हो जाएगा फाकलैंड, फाकलैंड आप यहाँ पर बना नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एरिया होता है यहाँ पर आता है फाकलैंड, ठीक है। डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, डब्ल्यू, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सी से हो जाएगा कैनरी करंट, कैलिफोर्निया से हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया करंट। इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछ लें, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम नीचे से आ रहा है, यहाँ पर मैंने गल्फ स्ट्रीम तो गलती से नहीं बता दिया, आई थिंक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मैंने गलती से बता दिया, सारे कोल्ड करंट है। यहाँ पर जी से ग्रीनलैंड होगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा जी से, ये शायद मैं बताना चाह रहा हूँ, और मैंने गलती से यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम बता दिया होगा, ध्यान रखना, ये जी से यहाँ गल्फ स्ट्रीम नहीं है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ये सारे ठंडे करंट हैं, सारे ही कोल्ड करंट हैं, इसके अलावा जितने भी हो सारे वार्म हैं। तो गल्फ स्ट्रीम ले लो, अलास्का ले लो, ठीक है, ब्राज़ील ले लो, मोज़ाम्बिक तो नहीं पूछेगा आपसे, अगुलहास ले लो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ले लो, क्यूरोशियो ले लो, नॉर्वेन ले लो। जहाँ पर अब ये तो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। तो बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला, कैलिफोर्निया में ठंडे करंट हो गया, बाकी सब गर्म हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सब गर्म है। देन ये तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दैट इज़ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इन दी सेंस कि जैसे यहाँ पर ठंडा करंट है, यहाँ ठंडा करंट है, यहाँ ठंडा करंट है, यहाँ ठंडा, तो जनरली आपको देखने को मिलेंगे जो भी डेजर्ट हैं, जो भी रेगिस्तान है, वो आपको वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन में देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसका कारण दो हैं, कारण दो इस तरह से हैं कि एक तो ध्यान ये रखिएगा, दो तीन कारण है, ठीक है, और एक तरह का और तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, चलो वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नहीं तो फिर वो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मोजावे और सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ अटकामा वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी नामीब डेजर्ट है, यहाँ पर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जिनमें कि आपको यहाँ पर एक गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ठंडा जो हवा ठंडी है, वो जो ठंडा करंट है वो यहाँ की हवा को ठंडा कर देगा और यहाँ बारिश नहीं होगी। यहाँ पर चलती हैं सर ईस्टर्लीज, यहाँ पर चलती हैं ईस्टर्लीज, यहाँ पर चलती हैं ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज यहाँ तो बारिश करेंगी ईस्टर्न कोस्ट में, यहाँ तो बारिश करेंगी खूब, लेकिन जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक पानी ख़त्म हो चुका होगा। और थोड़ी बहुत यहाँ हवा चलेंगे भी, मान लो कि यहाँ से थोड़ा वेस्टर्लीज आई भी, तो यहाँ क्योंकि ठंडा करंट है उस हवा को ठंडा कर देंगे, और ठंडी हवा कभी बारिश नहीं करती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठंडी हवा बारिश नहीं, गर्म हवा करती है। तो इसी वजह से वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। प्लस डेजर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से बनते हैं कि यहाँ पर हवा जो है, यहाँ पर जो ईस्टर्ली आ रही थी वो ऑन शोर थी फॉर द ईस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट के लिए ऑफ शोर हो गई। ऑफ शोर का मतलब है पानी ख़त्म हो गया उनका। प्लस ये भी है कि भाई वो ठीक है वेस्ट वो करंट है। डेजर्ट इस वजह से भी बनते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से। यहाँ पर मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, मानसून में फिर बताऊँगा कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया के इंटीरियर्स में यहाँ पर बहुत, जैसे कि अभी कानपुर, दिल्ली, जालंधर, यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, बहुत भयंकर सर्दी पड़ेगी। अब चले जाओ बेंगलुरु, चेन्नई, ईस्टर्न मतलब जो कोस्ट हैं, तट हैं, वहाँ पर आराम से उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि इस गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी, सर्दी में बहुत भयंकर सर्दी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? दो कारण हैं। जितना आप अंदर जाओगे तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी कम होता रहता है। यहाँ पर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलते हैं, कोई सिटी ले लो, मुंबई ले लो, चेन्नई ले लो, कोची ले लो, ये सब कोस्ट में सिचुएटेड हैं सिटीज़। तो यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी होता है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। जितना आप अंदर जाओगे तो कॉन्टिनेंटैलिटी, जैसे यहाँ पर आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, क्या नाम है इस डेजर्ट का, जो चाइना और मंगोलिया के बीच में है, बताएंगे आप कमेंट में, क्या नाम है उसका? गोबी डेजर्ट।
तो क्या ये ऑनशोर उसको उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो है ही है कि ठीक है यहाँ तक विंड कहाँ ही पहुँच पाएंगी, प्लस इसका ही लेना देना यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, तो इसका लेना देना एक्चुअली कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट से, जितना आप अंदर जाओगे उतना ही यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी आपकी, और आपके कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत भयंकर हो जाएगी, यानी कि गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द। इसको बोलते हैं, एक तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर प्लस डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे पूरे दिन में मैंने एक ऐसा टेम्परेचर ले लिया जो सबसे ज़्यादा था, जैसे मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस, फिर एक मैंने ऐसा टेम्परेचर ले लिया जो सबसे कम था, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो रेंज कितना, वो 15। तो रेंज अंदर इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है, कोस्ट में कम होता है, कोस्ट में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का, और अंदर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट प्रिवेल करता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जहाँ पर गर्म करंट और ठंडा करंट मिलता है वहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर फॉगी कंडीशंस होती है, यानी कि वहाँ पर फॉग कोहरा टाइप बन जाता है, और वहाँ पर मछलियाँ बहुत देखने को मिलती, मछलियाँ बहुत आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत डेवलप करती है। जैसे ओयाशियो कुरोशियो मिल रहा है जापान के ईस्ट कोस्ट में, ये मिल रहा है न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा में जगह पड़ती है वहाँ पे। टेलीग्राम पे मैं ग्लोब के साथ तुम्हें रिवाइज फिर से करवाऊंगा, मैं तुमसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना इसको, मैं आज ही तुमसे ग्लोब के साथ उसको क्वेश्चन को पूछूंगा। यहाँ पे टॉपिक हो गया आपका ख़त्म पूरा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेजर्ट मैंने मार्क कर रखे, मजावे सुंदर है, अटकामा है, सहारा है, कालाहारी, नामीब है, गोभी मैंने बता दिया, और ये ग्रेटेस्ट डेजर्ट, ठीक है, क्लियर। थैंक यू एवरीवन। आई नो कि थोड़ा सा हो सकता है कि हार्ड लगा हो, लेकिन भाई हार्ड तो लगेगा ही, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो अब वैसे बात है टफ तो लगेगा ही, उसमें कोई दिक्कत मतलब लोड लेने वाली बात है नहीं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा इसको मल्टीपल टाइम्स, क्वेश्चन लगाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको MCQs लगाने पड़ेंगे। जो लोग पहली बैच में पढ़ चुके हो तो उनके लिए तो एक वॉक होगा ये, बाकी आपको LB से क्वेश्चंस लगाने, दैट इज़ लिटिल बॉय से, और उसके बाद बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। थैंक यू, धन्यवाद।